नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर। आज हम बात करेंगे इतिहास की मेजर विषय की इकाई 4 का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हमने बता दिया कि इतिहास में इकाई 4 जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में चिकित्सा विज्ञान के इतिहास एवं विकास का वर्णन कीजिए। भारत में जो मेडिकल साइंस है वो कैसे आया, कहाँ से आया, किसने स्टार्ट किया, शुरू किया, इसकी हम बात करते हैं। ध्यान से सुनना है और देखना भी है। चिकित्सा विज्ञान, भारत में चिकित्सा विज्ञान की दीर्घ परंपरा रही है। चिकित्सा शास्त्र को वेद तुल्य सम्मान दिया गया है। यही कारण है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को आयुर्वेद की संज्ञा से संयोजा गया है या समान माना गया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के विषय में सर्वप्रथम लिखित ज्ञान अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में विविध रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किए गए हैं और भेषजीय सूत्र में संकलित हैं। भेषजीय, इन सूत्रों में विभिन्न रोगों के नाम, उनके निराकरण के बारे में चर्चा की गई है। औषधियों के नाम भी दिए गए हैं। अब कौन कौन सी चिकित्सा है? जल चिकित्सा है, सूर्य किरणों के द्वारा है। मानसिक चिकित्सा के विषय में अनेक हमें विवरण मिलते हैं। अथर्ववेद के बाद ईसा पूर्व से 600 वर्ष तक ये चिकित्सा के क्षेत्र में बात करिए तो चरक संहिता का ज्ञान हमें होता है। शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत संहिता मिलती है। ये चिकित्सा शास्त्र के प्रमाणिक और सुविख्यात ग्रंथ हैं। चरक संहिता की बात करते हैं तो महर्षि या ऋषि चरक ने चिकित्सा का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है चरक संहिता है, उनको लिखने का श्रेय दिया जाता है। चरक संहिता को औषधि शास्त्र में आयुर्वेद पद्धति का आधार माना गया है। अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो चरक संहिता से यहाँ से बात स्टार्ट होती है। आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का शास्त्र। चरक संभवतः इस बात को मानते थे कि शरीर में हृदय एक अवयव है, एक मुख्य अंग है। उन्हें शरीर में रक्त संचार क्रिया का भी ज्ञान था। वे यह जानते थे कि कुछ बीमारियों ऐसे कीटाणुओं के कारण होती हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से सीधे नहीं देख पाते। जो छोटे छोटे वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, उनको हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख पाते, नंगी आँखों से नहीं देख पाते, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं। उनका ज्ञान उनको था। चरक संहिता तत्कालीन प्रशिक्षित चिकित्सकों, चिकित्सालयों का भी विवरण हमें मिलता है। चरक पहले भारतीय चिकित्सक थे जिन्होंने चयापचय, पाचन, शारीरिक प्रतिरक्षा के बारे में, एंटीबॉडीज के बारे में, प्रतिरक्षा मीन्स एंटीबॉडीज के बारे में ज्ञान था। चरक संहिता में शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र, ट्रीटमेंट की बात की गई है। भ्रूण विज्ञान के विषय में बात की गई है। चरक को आनुवांशिक के मूल सिद्धांतों का ज्ञान था। जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जिनको जेनेटिक कहते हैं, उनके लक्षणों को भी उनको पता था। उन्हें उन कारणों का पता था जिनमें बच्चों का लिंग निश्चित होता है। यानी ये डिफाइन कर सकते थे उस समय लिंग, यानी महिला पुरुष क्या है, बच्चा शिशु क्या है। चरक संहिता का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में हुआ है। अब आता है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत रचित यह ग्रंथ भारतीय शल्य चिकित्सा पद्धति का विश्वविख्यात ग्रंथ है। इस संहिता में सुश्रुत ने अपने से पहले के शल्य चिकित्सकों का ज्ञान और अनुभव के बारे में बताया है। अपनी संहिता में लिखा है कि चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी मृत शरीर के पोस्टमार्टम करने में कुशल थे। पीएम करने में कैसे थे? कुशल थे। और उन्हीं के अनुसार 101 उपकरणों की सूचना दी है। उसमें 101 क्या है, इंस्ट्रूमेंट भी बताए हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार स्वयं भी उपकरण तैयार करने में लगे थे, और जिसमें चिमटियां हैं, चाकू हैं, सुइयां हैं, सलाइयां हैं, नालका है, आकृति के भी अनेक उपकरण को हमें बताते हैं जिनका प्रयोग आज का शल्य चिकित्सा करता है। शल्य चिकित्सा से पहले उपकरणों को गर्म करके कीटाणु रहित करने की बात कही गई है। यानी जिस आपने किसी डॉक्टर के पास देखा होगा तो वहाँ एक कटोरा रखा रहता है,
उसमें उन सारे औजारों को डाल देते हैं गर्म पानी करके, और उसको फिर साफ करते हैं। ये परंपरा सुश्रुत ने उस समय बताई थी। और उसके बाद सुश्रुत भूज नालिका में जाने वाले पत्थर निकालने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, यानी जो पथरी पड़ जाती है, हड्डियां टूट जाती हैं, और जोड़ने में, मोतियाबिंद आंखों में जो रोग हो जाते हैं, इन सारे कार्यों में सुश्रुत दक्ष थे। पूरे विश्व में आज प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहा जाता है। सुश्रुत संहिता में नाक कान होंठ की प्लास्टिक सर्जरी भी होती थी। चरक संहिता की सुश्रुत परंपराओं को अनेक प्रसिद्ध चिकित्सकों ने आगे बढ़ाया है। महर्षि अजय ने नाड़ी और श्वास की बात की कही है। जो नाड़ी होती है हमारी, डॉक्टर इसको देखते हैं, और जो श्वास हमारी चलती है, जैसे अपन किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें चेक करता है, आला लेकर के ऐसे ऐसे लगाता है पीछे ऐसे, तो फिर कहता है लंबी लंबी सांस लो। वो सारी जानकारी इनको पहले से ही थी। महर्षि पतंजलि ने तो योग करके शरीर से रोगों का निदान करने की बात कही है। और जो हृदय रोग हो जाते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, उनका सहारा लेते थे जो योग का। आचार्य जीवक भगवान बुद्ध के चिकित्सक थे। उन्होंने अनेक असाध्य रोगों के विषय में विधियां बताई। भागवत ने अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय संहिता की भी बात कही है, और उनकी रचना भी है। आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान समाहित है उसमें। मानव अधिकार, रोग निदान और रोग लक्षण पर प्रकाश डालने वाले पहले आचार्य थे। यानी जो भागवत है वो कहते हैं कि हमें कौन कौन से रोग होने वाले हैं या हो जाते हैं, उनकी जानकारी उनको थी, और उनको दूर करने के लिए उन्होंने आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों की बात उन्होंने कही है। माधवा का रोग निदान और लक्षण पर डालने वाले पहले हैं। चरक संहिता के संपादक दृढ़बल तथा भाव प्रकाश ने के लेखक भाव मिश्र चिकित्सा जगत के पहले महान आचार्य थे। लेखक का कहना है कि जो चिकित्सा है वो इंडिया में जन्म हुआ है, और इंडिया से अन्य लोगों ने सीखा है। विभिन्न महापुरुषों के, वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों के इसमें नाम दिए। उस समय तो हम वैद्य कहते थे उनको। पशु चिकित्सा की बात करते हैं। भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान भी काफ़ी विकसित था। घोड़ों, हाथियों, गाय, बैलों की चिकित्सा से संबंधित अनेक ग्रंथ हमें मिलते हैं। यानी पशु अस्पताल भी पहले हुआ करते थे, उनका इलाज भी हम करवाते। शालिहोत्र नामक पशु चिकित्सालय है, आयुर्वेद है, अश्वलक्षण है, शास्त्र तथा अश्व प्रशंसा नाम के 3 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। शालिहोत्र नामक पशु चिकित्सालय है, आयुर्वेद है, अश्वलक्षण है, शास्त्र तथा अश्व प्रशंसा नामक 3 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। इनमें घोड़ों के रोगों को दूर करने की बात कही गई है। पालकव्य के हस्ते आयुर्वेद में हाथियों के शरीर की बात कही है। हाथियों कौन कौन से रोग होते थे उनको दूर करने के लिए, उनके रोगों की शल्यक्रिया, औषधियों द्वारा चिकित्सा, देखभाल, आहार का विवरण चरक एवं सुश्रुत संहिता में भी देखने को मिलता है। भौतिक विज्ञान की बात करते हैं। प्राचीन काल में भारत में अनेक विषयों के विज्ञानों के साथ साथ भौतिकी का या फिजिक्स का भी रोल था। कणादी ऋषि ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस बात को सिद्ध कर दिया कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। उन्होंने परमाणुओं की संरचना, प्रवृत्ति तथा प्रकारों की रचना और चर्चा की है। रसायन विज्ञान की बात करते हैं। सोना, चांदी, तांबा, विभिन्न प्रकार के हम एक दूसरे से मिलाकर के अन्य धातु का निर्माण करते थे। नागार्जुन के अतिरिक्त भारत के महान रसायन शास्त्री ब्रंद का भी नाम उल्लेखनीय है। इसमें औषधीय रसायन पर सिद्ध योग नामक ग्रंथ की रचना की। इनमें विभिन्न रोगों के उपचार के लिए धातुओं के बर्तन का मिश्रण किया गया है। रसायन शास्त्रियों ने पहली बार 2वीं शताब्दी तक ही रासायनिक फॉर्मूले का खोज लिए थे। पारद यानी पारा के यौगिक का अकार्बनिक लवण तथा मिश्र धातुओं का प्रयोग वो सरलता से कर लेते थे। कहा जाता है कि जो धातु के बर्तन होते हैं जैसे, तो उसमें हमें देखने को मिलता है धातु के बर्तनों में हम क्या करते थे, कुछ जैसे तांबे के बर्तन से पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कुछ रक्त संचार बढ़ जाता है। धातु विज्ञान की बात करते हैं तो हड़प्पा कालीन संस्कृति के लोग अनेक धातुओं से परिचित थे और धातुओं को प्राप्त करने के लिए कई विज्ञानों को सहारा लेना पड़ता था।
मिश्र धातु बनाने का ज्ञान उनको था, धातु विज्ञान की दक्षता उनके पास थी और अन्य धातु की भांति भी वो दक्षता उच्च कोटि की उनमें थी। ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व पोरस ने 30 पाउंड वजन का एक भारतीय इस्पात सिकंदर को भेंट किया था। किसने? पोरस ने। एक राजा दूसरे राजा को अनुपमेय, दुर्लभ और अति विशिष्ट वस्तुएं भेंट करता था। भारतीय इस्पात ऐसी अति विशिष्ट वस्तुएं उसके पास रखी रहती थी। विशेष प्रकार के औजार और अस्त्र बनाने के लिए तत्कालीन सभ्य देशों को भी उनकी उनकी मांग रखी गई। दिल्ली के मेहरौली स्तंभ लेख कुतुब मीनार के निकट खड़ा है। 4वीं शताब्दी की बात है, लेकिन 1700 वर्षों के बाद भी सर्दी गर्मी वर्षा सहन कर जंग विहीन बना रहा है। आज भी उसमें जंग नहीं लगी है। यह भारत के उत्कृष्ट लोहे का नमूना है। इस प्रकार से इसकी लंबाई 7.5 मीटर ऊंचा है और कर्नाटक की पर्वत श्रृंखलाओं से खड़ा है। प्राचीन लोह स्तंभ है, कर्नाटक की पर्वत श्रृंखलाओं से खड़ा है। इस पर जंग की कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही नहीं, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर है, 13वीं सदी का है, 10.5 मीटर लंबा है, 90 टन के भार वाला लोहे का स्तंभ उसके ऊपर जंग विहीन है। यही नहीं, इतने भारी स्तंभ को ढालकर बनाना भी एक मध्यकालीन प्रणाली की आश्चर्यजनक उपलब्धि रही होगी। लोहा ही नहीं, सोना, चांदी, तांबा, टिन, जस्ता जैसी अनेक धातुओं का अयस्क खोजने तथा उन्हें गलाकर शुद्ध प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों को महारत हासिल थी। अनेक धातुओं को तो भस्म बनाकर औषधि के रूप में प्रयोग करते थे। क्या है कि जो धातु को गलाने की प्रक्रिया है, एक धातु से दूसरी धातु बनाने की जो प्रक्रिया है, या लोहे पर जंग न लगने की प्रक्रिया है, उसको जंग कैसे हटाया जाए, लग न ऐसा कौन सा लेप किया जाए उसके ऊपर, इस सारी जानकारी उस समय थी। रत्न की बात करते हैं, रत्न विज्ञान की, तो भारतीय विज्ञान ही उच्च कोटि का रहा है। भारतीयों को वज्र मीन्स हीरा, मरफत, पद्मारक, मुक्ता, महानील, इंद्रनील, बेंदर, ग्रंथयस्य, चंद्रकांत, सूर्यकांत, स्फटिक, पुलक, कुरकेत, पुष्पराग, ज्योतिरस, राजपट, राजमय, सौगंधिक, जंग, शंख, गोमेद, रुद्राक्ष, बल्लाद, धली, तथक, शीश, पीलू, प्रबाल, गिरिवृक्ष, भुजंगड़ी, बजरंगड़ी, इट्टबी, पिंड, भ्रामर, उत्पन्न आदि रत्नों का ज्ञान उनको था। इन रत्नों को भूमि या जल से निकालकर उन्हें आभूषण में जड़ने योग्य बनाया। हमारे विज्ञान अभियांत्रिकी दोनों ही कमाल के रहे हैं। हीरा संसार में कठोरतम पदार्थ है। इसे काटने के लिए उपकरण भी प्राचीन काल में हमें देखने को मिलते हैं। अन्य की बात करते हैं। इनके अतिरिक्त जलयान निर्माण में मध्यकाल तक भारत यूरोप में सबसे आगे था। वस्त्र निर्माण में भारत ने असाधारण दक्षता प्राप्त की। शताब्दियों पहले भारत में कपड़े रंगने के 100 से अधिक वनस्पति खनिजों से प्राप्त रंगों का उपयोग हम करते रहे। यानी हमने जहाज भी निर्माण किया है, कपड़ों की रंगाई भी की है, विभिन्न प्रकार की हमने औषधियों का निर्माण किया है। विज्ञान उच्च कोटि का रहा है। 10वीं शताब्दी से विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर लगातार आक्रमण किया और चारों ओर से अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति रही। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक अनुसंधान करने की किसी को कोई सुध नहीं रही। जब किसी के पास लगातार आक्रमण होता है किसी देश पर, तो कहाँ से वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में सोच पाएगा। केवल दक्षिण भारत के लोगों में वैज्ञानिक पद्धति चलती रही। अंग्रेजों के आगमन के बाद काफ़ी छुटपुट लड़ाइयाँ होती रहीं। अंग्रेजों का लगभग पूरे भारत में आधिपत्य हो गया और वैज्ञानिक क्षेत्र को कुछ भारतीयों ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की हैं। पशु चिकित्सा है, भौतिक है, रसायन है, धातु विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, चिकित्सा है। इन सारी जानकारियों की हमें प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक रही है। छात्रों धन्यवाद जी, हमारा दूसरा टॉपिक तैयार हो गया है और अब हमारी चौथी यूनिट कंप्लीट हो गई। 2 भागों में है, पार्ट 1 पार्ट 2। मैं आपसे आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।